Welcome to the Tech Gurukul. Today's unit is number 4 Effect of Electric Current for Class 10 SSC Board Maharashtra New Syllabus. चैप्टर का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये देख के हमें ये तो समझ में आता है कि इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, बट उससे भी पहले हमारा ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. तो आज की क्लास में मैं इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा. किसी भी तरह के मैटर या बॉडी में दो तरह की पावर होती है. आप किसी भी तरह की बॉडी उठा ले, उसमें दो तरह की पावर होगी ही होगी. उसमें से पहला पावर है आपका ग्रेविटेशनल पावर. जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, तो ये क्या करती है, अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करती है. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट क्यों करती है, ऐसी इसमें क्या वजह है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करती है, तो उसका आंसर है मास. जैसा आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो तो इसका मास कैसा होता है, कम होता है, तो इसका ग्रेविटेशनल पावर भी कम होगा. अगर हम बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं तो क्या होगा, मास ज्यादा होगा, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा. अगर आप अर्थ के केस में लेते हैं तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसका ग्रेविटेशनल इतना ज्यादा होता है कि आपको फील होता है. तो हमें यह पता चला कि ग्रेविटेशन लगता है मास के वजह से. जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशन होगा. उसके अलावा एक चीज और, ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्शन होता है, रिपेल कभी नहीं होता. जैसे कि दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, कभी रिपेल नहीं करती, हमेशा अट्रैक्ट करती हैं. तो ग्रेविटेशन में किस वजह से ग्रेविटेशन लगता है, मास के वजह से, और ये क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है. ठीक है. अब आते हैं दूसरा, इलेक्ट्रिक पावर की तरफ. इलेक्ट्रिक पावर, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं एक पॉजिटिव पार्टिकल और एक निगेटिव पार्टिकल को आपस में रखूं, दैट मींस एक पॉजिटिव पार्टिकल इधर रखा और एक निगेटिव पार्टिकल इधर रखा, क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगी. ठीक है. तो क्या ये जो फोर्स है जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लगता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है? आंसर है नहीं, ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है. ये एक अलग तरह की पावर होती है जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में लगती है. उसके अलावा ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज. जब मैंने एक निगेटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को आपस में रख के देखा तो मैंने क्या देखा, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं. दैट मींस जैसे ये निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है, जैसे ही मैं इन दोनों को पास लाने की कोशिश करता हूं तो ये पास नहीं आती, ये रिपेल हो जाती है. दैट मींस एक दूसरे से दूर चली जाती है. तो हमें दो चीजें मालूम चली कि इलेक्ट्रिक पावर में अट्रैक्ट भी होता है और रिपेल भी होता है. तो हमें कंडीशन फाइंड आउट करना जरूरी था कि किस सिनेरियो में अट्रैक्ट होता है और किस सिनेरियो में रिपेल होता है. तो वो कंडीशन ऐसा था कि अगर साइन अपोजिट हो, दैट मींस एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो अट्रैक्ट होता है. और अगर साइन दोनों का सेम हो, दैट मींस अगर ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो, सिमिलरली ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है. अब देखते हैं कि दोनों के पास पावर कितना होता है. अगर मैं ग्रेविटेशन पावर के बारे में बात करूं तो ये काफी वीक होता है. जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के पास मास है, इसके पास भी मास है और मेरे हाथ के पास भी एक मास है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो क्या ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं? आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि इनके पास अट्रैक्शन पावर तो होता है, बट ये इतना कम होता है कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच नहीं पाते. इसलिए हमें पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है बहुत वीक होता है. तो अब आपका क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि अर्थ के पास तो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन पावर होता है. तो इसका आंसर ये है कि अर्थ के पास मास बहुत ज्यादा होता है, और जिस चीज के पास मास बहुत ज्यादा होता है तो ग्रेविटेशन पावर भी उसकी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी. ये बहुत छोटा फोर्स है, लेकिन ये पूरे यूनिवर्स को एक सूत्र में बांध के रखता है. जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये फोर्स बहुत छोटी है, ग्रेविटेशन फोर्स, बट ये बहुत बड़े बड़े काम करती है. अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे. ये जो पावर है ये ग्रेविटेशनल पावर से 10 टू द पावर 27 टाइम्स ज्यादा होती है. यस, आपने बिल्कुल सही सुना, इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल पावर से. कितनी ज्यादा होती है? 10 टू द पावर 27 टाइम्स ज्यादा होती है. इसी के साथ एक कंफ्यूजन आता है, वो क्या है, आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत छोटी होती है, बहुत वीक होती है,
बट फिर भी आप उसे देख सकते हैं अर्थ के केस में। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन को अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ इसे अपनी तरफ खींच लेती है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो इतने वीक फोर्स को जब हम देख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर तो फिर भी 10 टू द पावर 27 टाइम्स ज्यादा होती है ग्रेविटेशन फोर्स से, तो ये हमें दिखती क्यों नहीं? फॉर एग्जाम्पल, कि क्या होता है इसमें, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सेम साइन एक दूसरे को रिपेल करता है। मान लीजिए कि मेरा ये हाथ पॉजिटिव है और ये पेन जो है निगेटिव है, दैट मींस अलग अलग, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं? आंसर है नहीं। जहां पे मेरा हाथ है वहीं पे है और जहां पे पेन है ये वहीं पे है। सेकंड सिनेरियो, मान लीजिए कि मैं दोनों सेम साइन लेता हूं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नहीं निगेटिव, तो क्या होने चाहिए, ये एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं? आंसर है नहीं। ना ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग ही नहीं रहा। तो अब इसका क्या सिनेरियो है और हम इलेक्ट्रिक पावर के केस को क्यों नहीं देख पाते, ये हम समझते हैं। इसके लिए हमें आना पड़ेगा बॉडी या मैटर पे। कोई भी बॉडी या मैटर किस चीज से बनी हुई होती है? वो बनी होती है मॉलिक्यूल से, आपको पता है। और मॉलिक्यूल किससे बना होता है? वो बना होता है एटम से। और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है। अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर चारों तरफ कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और हर एक एटम का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जितना पावर प्रोटॉन के पास होता है उतने ही पावर सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है। फिर से समझते हैं। मान लीजिए ये एक एटम है और ये अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ 1.62 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज है। तो इतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है। प्रोटॉन के पास इतना ही चार्ज होगा, दैट मींस 1.62 इंटू 10 टू द पावर 19। तो अब आपका क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि ठीक है, चार्ज अगर एक जैसा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसका आंसर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होता है वो निगेटिव में होता है और जो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है वो पॉजिटिव में होता है। और ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर देते हैं। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि इनके पास जो एनर्जी होती है, दैट मींस पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इक्वल होते हैं और आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं और ये बॉन्ड ऐसा होता है जो दोनों को सेटिस्फाइड करता है। दैट मींस दोनों का जो नेट फोर्स है उसे कर देता है 0। तो उसके वजह से क्या होता है, इन्हें किसी और बॉन्ड की जरूरत होती नहीं, इन्हें किसी और एटम से कोई मतलब होता नहीं। तो मान लीजिए कि ये जो एटम है, बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वही बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। तो इसके अंदर में बेसिकली कौन होता है? एटम होता है। और जो भी सारे एटम है वो क्या रहते हैं? फुल सेटिस्फाइड आपस में रहते हैं। दैट मींस हर एक एटम अपने पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से आपस में सेटिस्फाइड होता है। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो उनका जो नेट फोर्स होता है 0 होता है। वन मोर टाइम, किसी भी मैटर में दो तरह की पावर होती है। वो कौन कौन सी है? ग्रेविटेशनल पावर और दूसरी है इलेक्ट्रिकल पावर। ग्रेविटेशनल पावर किस वजह से लगती है? तो हमने पता किया, वो लगती है मास के वजह से। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर होगा। दूसरा हमने पता किया कि इलेक्ट्रिकल पावर किस वजह से लगती है, तो उसकी वजह है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनके पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के वजह से। इसी एनर्जी की वजह से क्या लगता है? इलेक्ट्रिकल पावर लगता है। बट इन जनरल केस में हम लोग ग्रेविटेशनल पावर का एग्जांपल देखते हैं, बट हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ज्यादा एग्जांपल नहीं देखते। जबकि हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो एनर्जी होती है वो कहीं ज्यादा होती है ग्रेविटेशन एनर्जी से। ऐसा क्यों होता है? ये हमें पता चला एटम से। एटम में क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मींस जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतने ही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। और एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो दोनों मिलके क्या करते हैं? नेट फोर्स 0 क्रिएट करते हैं। ओके।
या नहीं तो दूसरे शब्द में कहूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो इनको बाहर के किसी बॉन्ड से कोई मतलब होता नहीं, दैट मीन्स बाहर के किसी भी रिएक्शन से मतलब होता नहीं। और जब रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता तो ये किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के ज्यादा फोर्स हम देखते नहीं। लेकिन इन सब चीजों में हमें एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग पता चली, वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये चार्ज पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज होता है, दैट मीन्स सबसे फंडामेंटल चार्ज होता है। इससे छोटा चार्ज पूरे यूनिवर्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दैट इज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके अलावा आप दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा ले, कोई भी किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रॉन उठा ले, उसका जो चार्ज होता है दैट मीन्स उसकी जो एनर्जी होती है वो इतनी ही होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ना इससे एक ज्यादा होता है पॉइंट में या ना इससे कुछ कम होता है, जो भी होती है सब इतनी ही होती है। उसके अलावा पूरे यूनिवर्स में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसके वजह से क्या होता है? नेट फोर्स जीरो रहता है, और नेट फोर्स जीरो होने के वजह से किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। वापस आते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पे। अब हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है, तो समहाउ अगर हम इस चार्ज को यूज कर सके तो ये हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि क्या होता है? चार्ज के पास एक एनर्जी होती है, और अगर हम इस एनर्जी को यूज कर सके तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ चार्ज कैरियर, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। आज हम लोग समझते हैं कि चार्ज कैरियर क्या होता है। इसके लिए हम लोग लेते हैं एक एटम। एक एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जैसे कि अगर प्रोटॉन हो 10 तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होता है। उसी तरीके से अगर प्रोटॉन हो 15 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 15 होता है। इसके वजह से क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने की वजह से ये जो एटम होता है वो हो जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि इसका जो नेट फोर्स होता है वो हो जाता है जीरो, और इसी के वजह से ये किसी दूसरे पे फोर्स लगाता नहीं। ठीक है, तो क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर सके? तो इसका आंसर है यस, ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं। बट उससे भी पहले हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर करता क्या है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये जो न्यूक्लियस है जहां पे प्रोटॉन रहता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है? वो लगाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। आपको याद होगा अर्थ और सन के केस में, अगर ये सन है और ये अर्थ चारों तरफ इसके चक्कर लगा रही है, किस वजह से ये चारों तरफ चक्कर लगाती है? वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, अब यहां पर मैं इस इलेक्ट्रॉन को देता हूं एनर्जी। ठीक है, हीट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में इसे मैं एनर्जी देता हूं, तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। जितनी एनर्जी इसके पास है उससे ज्यादा एनर्जी इसे मिल जाएगी। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एनर्जी मिल जाए तो वो क्या करने लगेगी? वो ज्यादा तेजी से मूव करने लगेगी। मान लीजिए कि वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है, तो वो बढ़ जाएगी, 120 हो जाएगी। अगर आप और हीट देते रहेंगे तो 150 हो जाएगी। 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये रोटेट करने लगेगी। और जैसे ही ये ज्यादा तेजी से रोटेट करने लगती है तो क्या होगा? जो सेंटर के साथ इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना था वो ब्रेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक लिमिट तक ही हैंडल कर सकता है। अगर ये ज्यादा तेज घूमने लगेगी तो क्या होगा? एक ऐसा सर्टेन टाइम आएगा ये बाहर निकल जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तोड़ के। तो ठीक है, हमने ज्यादा एनर्जी दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आई। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या सिनेरियो होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आई है इसके पास कौन सा चार्ज होता है? इसके पास होता है एक नेगेटिव चार्ज। अब वापस आते हैं इस एटम पे। इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए 10 था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 10 था। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, वो आ गया यहां पर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 9। और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पहले से भी 10 था, अभी भी 10 है। वापस आते हैं एटम के पुराने सिनेरियो में। पुराने सिनेरियो में क्या था? अगर 10 पॉजिटिव थे
तो 10 निगेटिव थे, तो दोनों आपस में क्या करते थे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे और हो जाते थे न्यूट्रल। अब क्या हुआ, यहां पे 10 पॉजिटिव तो अभी भी है, लेकिन अब हो गया यहां पे 9 निगेटिव, क्योंकि एक निगेटिव बाहर चला गया। तो यहां पे कौन ज्यादा हो गया, तो इसका आंसर है यहां पे पॉजिटिव ज्यादा हो गया। तो अगर मुझसे एक वर्ड में पूछा जाए कि ये जो एटम है ये कौन सा चार्ज्ड है, तो मैं कहूंगा ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज्ड हो गया। वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन के सिनेरियो पे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है, आंसर है यस, ये एक निगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो इसे हम चार्ज कैरियर कह सकते हैं। यस, हम इसे चार्ज कैरियर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये एक निगेटिव चार्ज कैरी करता है। सिमिलरली अब जो ये एटम है, क्या ये एक चार्ज कैरी करता है, आंसर है यस, ये एक चार्ज कैरी करता है। फिर से समझते हैं, ये जो एटम था इसमें क्या हो गया है, इसमें पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हो गया है, तो क्या हम इसे एक चार्ज कैरियर कह सकते हैं, आंसर है यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसीलिए हम इसे चार्ज कैरियर कह सकते हैं। तो चार्ज कैरियर कितने तरह के हो गए, चार्ज कैरियर दो तरह के हो गए, एक जो निगेटिव चार्ज कैरी करता है, दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। नाउ आपको पता है जब वाटर फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटर करंट कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम चार्ज कैरियर को फ्लो कराएं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। फिर से समझते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर था और निगेटिव चार्ज कैरियर था। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास निगेटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं निगेटिव चार्ज कैरियर, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर। मैंने क्या किया, समहाउ इन्हें फोर्स देके फ्लो किया, जैसे वाटर फ्लो करता है वैसे उसी तरीके से मैंने इनको फ्लो किया, तो ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएंगे। इलेक्ट्रिक क्यों कहलाएंगे, क्योंकि चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनके पास क्या होता है, उनके पास एक पावर होती है। वो कौन सी पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिक करंट। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो करने को हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहते, अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी फ्लो करे तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट ही कहते हैं। ठीक है, बट इनके कुछ कंडीशन होते हैं, वो क्या क्या है, जैसे कि निगेटिव चार्ज कैरियर आपको सॉलिड में भी फ्लो कर सकता है, लिक्विड में भी फ्लो कर सकता है और गैस में भी फ्लो कर सकता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर सिर्फ लिक्विड में और गैस में फ्लो करता है। यहां पे सारी लिक्विड, सारी गैस, सारी सॉलिड नहीं है, कुछ खास तरह के सॉलिड, कुछ खास तरह के लिक्विड और कुछ खास तरह के गैस है जिसमें ये फ्लो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव सिर्फ लिक्विड और गैस में ही क्यों फ्लो कर सकता है। इसके लिए फिर से याद करते हैं कि निगेटिव चार्ज क्या था और पॉजिटिव चार्ज क्या था। निगेटिव चार्ज में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज में आपके पास पूरा एक एटम था जिसमें कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी थे और साथ में क्या था, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी था। अब इनके वेट का आप एनालिसिस कीजिए, इसका जो वेट होगा बहुत कम होगा और इसका जो वेट होगा इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये वाले टर्म को मूव करना आसान होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज, मान लीजिए कि आप सॉलिड वाले केस में आते हैं। सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो काफी आपस में बॉन्डिंग बना के रखते हैं, यानी सारे एटम एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखते हैं। तो अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इन एटम से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या बाकी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वो मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में, पॉजिटिव कैरियर के बारे में बात करें, तो ये क्या है, ये आफ्टर ऑल एक एटम है जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड बाकी सारी चीजें हैं, और इन्होंने पहले से ही एक बॉन्डिंग बना के रखा है। जैसे कि एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं मैटर, तो ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसे मूव करना काफी डिफिकल्ट होता है। जब तक आप एक्सेस ऑफ एनर्जी नहीं दे दे तो ये बदल नहीं पाएगा। एक्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को आप एक्सेस ऑफ एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिक्विड में बदलेगा, देन गैस में बदल जाएगा, दैट मीन्स जल सकता है, ठीक है।
देन आते हैं हम लिक्विड पे। लिक्विड में क्या होता है, दो एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मूव कर सकते हैं, इसलिए सम केस में आपका पॉजिटिव चार्ज कैरियर लिक्विड में वर्क करता है। और गैस में क्या होता है, गैस में एटम के बीच में काफी स्पेस होता है, तो ये इनको अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमें बहुत सारा फायदा है। वो क्या क्या है, पहली बात, ये तो हल्का होता है। हल्का होने से ये क्या होगा कि इसे आसानी से मूव किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक बैटरी लगाया और इसे एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है कि बहुत कम वेट होता है, दैट मीन्स मास होता है। और अगर कम वेट होगा तो इसे इस तरफ भेजना काफी आसान होगा। अब आए ये एटम वाले सिनेरियो पे। अगर मैंने यहां पे एटम लगा के रखा है और किसी बैटरी से मैं चाहता हूं कि ये मूव करे, तो इसका आंसर क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारा मास होता है और इलेक्ट्रॉन्स के पास मास नहीं होता है। तो जब भी कोई चीज हम बनाने जाते हैं या करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे आसान टारगेट क्या है, सबसे आसानी से किस चीज को हम कर सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को हम ज्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास वेट कम होता है और साथ में इसका बॉन्डिंग नहीं होता बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हम इसे आसानी से मूव कर सकते हैं। इसीलिए सॉलिड में, इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। उसके लिए एक काम करें, यहां पे मैंने 4 एटम लिए हैं और उसे दोनों तरफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इधर पॉजिटिव पार्ट दिया है और इधर निगेटिव पार्ट दिया है, ठीक है। अब ये जो एटम है, एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इसके एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। फिर से समझते हैं, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यहां पे मैंने बैटरी का कौन सा पार्ट लगाया है, पॉजिटिव पार्ट लगाया है। पॉजिटिव पार्ट के पास यहां पे मैंने इतनी चार्ज उसको दी है, दैट मींस इतनी ताकत दी है कि वो एक निगेटिव पार्ट इसमें से निकाल ले। तो जैसे ही एक निगेटिव पार्ट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, वो जो एटम था वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर में। तो ये वाला जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर में। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन बैटरी का पॉजिटिव पार्ट निकाल कर ले गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसे क्या चाहिए, एक माइनस चार्ज चाहिए, क्योंकि इसके पास एक माइनस चार्ज कम हो गया है। तो ये क्या चाहेगा, ये इससे माइनस चार्ज वापस ले ले, लेकिन ये क्या है, बैटरी है, ये तो वापस देने से रहा। तो ये क्या चाहेगा, इसके बगल में जो दूसरा एटम है उससे एक ये निगेटिव चार्ज ले ले। तो ये क्या करता है, इससे एक निगेटिव चार्ज ले लेता है। तो कौन कौन सा फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है, ये एक निगेटिव चार्ज लेना चाहता है और साथ में बैटरी लगातार अपनी एनर्जी लगा रहा है। दोनों एनर्जी की वजह से क्या होता है, इसे भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ना पड़ता है और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, यहां पे चला जाता है। तो कुछ सिनेरियो इस तरीके से हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अब इसे मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूट्रल फिर से। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर बन जाएगा, ठीक है। फिर से आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे, ये बन गया है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अब इसे क्या चाहिए, फिर से इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा और साथ में पॉजिटिव अपने तरफ पहले से ही फोर्स लगा रहा था। तो क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट को मजबूरन अपना इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये फिर से एक एटम पूरी तरीके से बन जाएगा, न्यूट्रल एटम। और ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आते हैं लास्ट वाले सिनेरियो पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे भी क्या चाहिए, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वापस से न्यूट्रल होने के लिए। और इधर हमारे पास पहले से निगेटिव चार्ज लग रहा है। निगेटिव निगेटिव आपस में क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा कि भाई तुम उस तरफ चले जाओ, दैट मींस दूसरे एटम के पास चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास निगेटिव ज्यादा है। तो यहां से एक निगेटिव जंप करके इधर आ जाएगा। तो क्या सिनेरियो हो जाएगा,
ये पॉजिटिव बन जाएगा फिर से न्यूट्रल और इसके पास कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा दैट मींस पॉजिटिव चार्ज कैरियर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऐसा सिनेरियो। ध्यान से देखें, यहां पे निगेटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है। पहले निगेटिव इधर से इधर गया, ये वाला भी निगेटिव इधर गया, ये वाला भी निगेटिव इधर गया, ये वाला निगेटिव इधर गया, ये वाला निगेटिव इधर गया। दैट मींस जो निगेटिव चार्ज है इधर से इधर मूव कर रहा है। और उसके अलावा आप एक चीज और ध्यान दें, तो यहां पे क्या है, जैसे जैसे निगेटिव इधर इधर मूव करता है उसी के साथ पॉजिटिव वाला जो टर्म है वो इधर मूव करना शुरू कर देता है। एक्चुअली में देखा जाए तो यहां पे एटम मूव नहीं कर रहे हैं, बट समहाउ जो आपका पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो तो शिफ्ट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो अब आपके पास दो डायरेक्शन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो किधर है, इस तरफ है, और दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर की डायरेक्शन जो इस तरफ है। तो अब एक कंफ्यूजन यहां पे आया कि मैं किसका डायरेक्शन लूं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लूं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर का डायरेक्शन लूं। तो ये डिसाइड हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। फिर से समझते हैं, हमने अभी अभी देखा जो निगेटिव चार्ज कैरियर था, जो निगेटिव चार्ज कैरियर था उसका डायरेक्शन किस तरफ था, इस तरफ था। उसी तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर था उसका डायरेक्शन किस तरफ था, इस तरफ था। जो चूज करने वाले थे उनके सामने ये दो ऑप्शन थे, इनमें से इनको कोई एक ऑप्शन चूज करना था, उन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया। इसका कोई रीजन नहीं है, उन्हें ऐसा लगा कि पॉजिटिव चीजों में क्या होता है, चीजें बढ़ती जाती हैं, और निगेटिव में कैसा होता है, चीजें कम होती जाती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग पॉजिटिव के साथ जाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कहेंगे। तो आपने जनरली देखा होगा किसी भी एक सर्किट में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करती होती है तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा उसका अपोजिट होता है। क्यों अपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रही है तो वो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज कैरियर का डायरेक्शन हो गया, और हमने करंट का डायरेक्शन किसे माना है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर के डायरेक्शन को माना है। इसी के साथ मैं ये क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि एक सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैसे वर्क करता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।